प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 5 अट नहीं रही है के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, छायावाद की खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। उत्तर 1, छायावाद में यथार्थ का चित्रण होता है। प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना, मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषता होती है। फागुन माह का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना मन की प्रसन्नता की ओर संकेत करता है। और पंक्तियां हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इस प्रकार कवि की प्रकृति के साथ इतनी आत्मीयता है कि वह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता है। कवि ने इस प्रकार कहा है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में फागुन की प्रसन्नता, वसंत ऋतु की प्रसन्नता मानव मन के रूप में चित्रित हो रही है। प्रश्न नंबर 2, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर नंबर 2, फागुन की सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। ऐसा कौन सा हृदय जन हो सकता है जो प्रकृति के सौंदर्य का आनंद न उठाना चाहता हो? फागुन में बसंत का यौवन है, मादकता है, प्रफुल्लता है। कवि सहृदय जन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है। वह प्रकृति में अपनी रुचि के अनुसार सुंदरता ढूंढ लेता है। इस कारण कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आंख चाहते हुए भी नहीं हटा पाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि फागुन में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखरी होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वातावरण की सुंदरता का आनंद न उठाना चाहता हो। फागुन में वसंत का यौवन है, मादकता भी है और प्रफुल्लता है। कवि हर एक मन को प्रेमी कहता है। वह कहता है कि लोग अपनी रुचि के अनुसार सुंदरता ढूंढ ही लेते हैं। इस कारण कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आंख चाहते हुए भी नहीं हटा पाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का चित्रण किन रूपों में किया है? उत्तर नंबर 3, कविता अट नहीं रही है में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है। अर्थात प्रकृति व्यापक है, बहुत बड़े दूर दूर तक फैली हुई है। नंबर 1, फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, जिसे विविध रंग के नव पल्लवों, पुष्पों के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। नंबर 2, फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र चारों तरफ उल्लास और उत्साह ही दिखाई पड़ता है, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता दिखाई देती है। अर्थात सब लोग उल्लास और उत्साह से भरे हुए हैं। नंबर 3, फागुन की इतनी अतिशय शोभा है, इतनी अधिक शोभा है कि कहीं भी समा नहीं रही है। अर्थात हम उसको थोड़े से शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते हैं। फागुन की सुंदरता तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। प्रश्न 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर 4, फागुन में बसंत का आगमन होता है। पतझड़ के कारण पेड़ जो स्नेहहीन, उदासीन से खड़े रहते हैं, अनमने रहते हैं, वे सभी नव पल्लवित नए पुष्पों से फूल उठते हैं। पर्यावरण स्वयं प्रफुल्लित हो उठता है, प्रकृति झंकृत हो उठती है। अर्थात प्रकृति के कण कण से आवाजें आती हैं, रूठी कोयल मधुर गान कर बैठती है। इस तरह फागुन में उत्साह होता है, ऐसा अन्य ऋतुओं में नहीं होता। कभी तो ठिठुरन होती है, तो कभी गर्मी का ताप संतप्त कर देता है, तो कभी पतझड़ के कारण पेड़ शोभाहीन होते हैं। सिर्फ बसंत ऋतु ही ऐसी है जिसमें कि चारों तरफ नए नए पत्ते खिलते हैं, नए फूल खिलते हैं, पर्यावरण भी प्रफुल्लित हो उठता है। प्रश्न नंबर 5 है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। उत्तर 5, निराला के काव्य में काव्य शिल्प इस प्रकार है। नंबर 1, निराला की कविताओं में दूसरों से भिन्नता है। उनका शब्द चयन ऐसा अनूठा है कि एक एक शब्द में पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात निराला कवि अपनी कविताओं में एक एक शब्द ऐसे चुनते हैं जिससे पूर्ण भाव पता चल जाता है। नंबर 2,
प्रकृति के चित्रण में जीवंतता है, उत्साह और अट नहीं रही है। ये दोनों कविताओं में ही मानवीकरण है। नंबर 3, कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। यह छायावादी कवियों की परंपरा रही है कि वे प्रतीक शब्दों से भावों को रहस्यमयी बना देते हैं, अर्थात ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रतीक होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं, जो और कवि उन प्रतीक शब्दों से अपने भावों को रहस्यमयी बनाते हैं। आइए अब हम रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्तर 6, होली के आसपास प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है, मन को हरने वाला होता है। शीत का पलायन और ग्रीष्म का प्रवेश होता है, अर्थात शीत ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। लोगों का मन उत्साह से भरा होता है, साथ ही लोगों के मन में होली का उन्माद होता है। फसल भी पकने वाली होती है। आम के पेड़ पुष्पित और फलित होने लगते हैं, अर्थात आम के पेड़ पुष्पों से और फलों से लग जाते हैं। विकसित पुष्प सौंदर्य आह्लादित करता है। हर तरफ फूलों की सुंदरता बिखरी होती है। कोयल पंचम स्वर से गान कर उठती है। मन मन वायु का प्रवाह पुष्पों के स्पर्श से पर्यावरण को सुगंधित कर देता है और मधुमक्खियां अपने छत्ते में मकरंद का संचय करने लगती हैं। इस कारण ये परिवर्तन प्रकृति में होते हैं जो कि होली के आसपास दिखाई देते हैं।